हेलो फ्रेंड्स, वैस आईसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है और नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो चुके। आज हम लोग उसी सीक्वेंस में यूपीएससी के जीएस पेपर नंबर 3 से इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम लोग उसी को एनालाइज करेंगे कि क्या क्वेश्चन आने का पूछने का क्या पैटर्न रहा, क्या ट्रेंड रहा, क्या यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें कुछ चेंजेस हमको दिखते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन से, और जो क्वेश्चन पूछा गया है मेंस का इसमें हमें किस तरीके से अपने आंसर को फॉर्मेट करना है, किस तरीके से हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमको अपने इस आंसर में इकोनॉमी के सेक्शन में डालना चाहिए जिससे कि हमें बेटर रिजल्ट मिल सके और हमको अच्छे नंबर्स हम पा सकें। देखिए, जहाँ तक मेंस को क्वालिफाई करने का प्रश्न होता है, अगर हम यूपीएससी को एनालाइज करें तो मैं ये पाता हूँ कि ऑन एन एवरेज जीएस के सेक्शन में लगभग सभी बच्चे जो हैं एट पार होते हैं। 2-3 नंबर इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं, जो डिफरेंस क्रिएट होता है कि बच्चों को इंटरव्यू की कॉल आई और कुछ को नहीं आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है वो 2-3 कारण होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इज योर एसे पेपर। निबंध का जो पेपर होता है वो बहुत डिसाइसिव रोल प्ले कर जाता है वेदर यू आर गोइंग टू क्वालिफाई योर मेंस और नॉट। दूसरा, आपका ऑप्शनल का पेपर, जो आपके ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, ऑप्शनल पेपर भी बहुत डिसाइसिव रोल प्ले कर जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से जीएस के चारों पेपर्स हैं उनमें हम देखें अगर तो लगभग बच्चे सब में ऊपर नीचे 19, 20, 19, 20 परफॉर्म करते हैं। किसी को 10 नंबर ज़्यादा, किसी को 5 नंबर कम। जो बेसिक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वो इससे और ऑप्शनल के पेपर से क्रिएट हो जाता है। अब अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है तो आपका जीएस भी जो है गड़बड़ाएगा। और जीएस तो नो डाउट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 4। लेकिन जिस बच्चे ने भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, उसने फ्री में मेहनत की है, तो वो मेंस के जीएस के पेपर में प्लस माइनस करके अपने आंसर्स को लिख ही लेता है, प्रेजेंट कर ही देता है। अब आज हमको यही चीज़ देखनी है और सीखनी है कि हम कैसे इसको और अच्छा कर सकते थे, किस तरीके से हम अपने आंसर्स को और आगे बेटर इम्प्रूव करें, क्योंकि अभी लाइन में स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस का भी मेंस लगा हुआ है। वहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो, इसलिए आप इस वीडियो को टिल द एंड देखिएगा और कोशिश करिएगा ये जानने की कि किस तरीके से हमें अपने आंसर्स में मोरालिटी लानी है, नैतिकता लानी है, जिससे कि हम अपने आंसर्स को बेटर परफॉर्म कर सकें। और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी महसूस होती है कि जो मेरे क्लास का पेड लेक्चर्स रहा, मैं ये देखता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलमोस्ट मेरे क्लास के स्टूडेंट्स ने और मेरे पेड वीडियोस के मेरे जो ऑनलाइन लेक्चर्स के जो स्टूडेंट थे उन्होंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जो इस बार का मेन दिख रहा है। और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही, बहुत अंदर से मुझे बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि मेरी मेहनत या हम सब की मेहनत जो है वो रंग लाई और मैं इस लेवल पर पहुंचा कि मेरे मैटर, मेरे नोट्स आपको इस तरीके से गाइड कर सकें कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं हो। मैं जनरली क्लास में कहता भी हूँ कि देर इज़ नो नीड टू स्टडी द बुक एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, just go through the newspaper and my notes. These both things are sufficient to qualify your civil services examination as far as my subject is concerned. तो अगर आप मैटर को देखें तो आप पाएंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको टॉपिक में से मिल गए। बस अब यहीं पर अब आपको ये चीज़ सीखनी है कि किस तरीके से हम अपने मैटर से उन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लें, प्लस माइनस जोड़ तोड़ करें, जिससे कि हम एक अपना आंसर लिख सकें। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो कहीं से नहीं पूछा जाएगा कि किसी एक लाइन से, नोट से या बुक से उठा लिया हुआ चीज़, इंटरलिंकिंग क्वेश्चन की बनती है। इस बार का अगर हम पेपर देखें
तो इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस रहे हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं, पहली बात। करंट ओरिएंटेड रहे हैं, करंट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में है, वहाँ से भी आए। एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको डराने के लिए पूछा गया, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे फिर यूपीएससी की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ India's GDP before the year 2015 and after the year 2015. Now you are giving the mains of 2021 और एग्जाम में 15 से आपसे पूछ रहा है कि जीडीपी को कैलकुलेट करने में 15 से पहले और 15 के बाद क्या परिवर्तन आया, वो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अपनी चीज़ों को रिकॉल करना पड़ेगा, तब आप इन चीज़ों पर आंसर लिख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे रखे ही जाते हैं जिससे कि आपको लगे कि हाँ अभी हमको और मेहनत करनी है और पढ़ना है। तो हम लोग अब 1 बाय 1 शुरू करते हैं, हर एक क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से आपके क्वेश्चंस की फ्रेमिंग और आंसरिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडियाज जीडीपी बिफोर 15 एंड आफ्टर 15। नाउ इट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, इस जीडीपी के कैलकुलेशन में 2015 से पहले और 2015 के बाद क्या परिवर्तन आया। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बिफोर 15 एंड आफ्टर 15 आपको मेंशन करना है कि 2015 से पहले और 2015 के बाद जीडीपी को कैलकुलेट करने में आपको क्या चेंजेस नजर आए, डिफरेंस आपको बताना है। अब क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या होगी, फॉर्मेटिंग क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट इंट्रोड्यूस योर आंसर विद द मीनिंग ऑफ द टर्म जीडीपी। सबसे पहले आप अपने प्रश्न में जीडीपी को परिभाषित करिए इन शॉर्ट, क्योंकि आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, बाइंडिंग 150 शब्द में ही आपको लिखना है। तो 150 शब्द में डिफरेंस बिटवीन, और यू कैन से द डिफरेंस बिफोर 15 एंड आफ्टर 15, ये मेजर पार्ट होगा। दिस इज गोइंग टू बी द मेजर पार्ट ऑफ योर आंसर। So in short, just introduce your answer with the definition of GDP or the meaning of GDP, that what is GDP and why any country calculates GDP, what is the role of GDP. Then straight away come to the next point, और अपने दूसरे पॉइंट में या दूसरे पैरा में आप एक्सप्लेन करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने 2015 में क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। जो चेंजेस 15 में सरकार लेके आई वो 15 से पहले नहीं होता, तो 15 के बाद हम क्या क्या परिवर्तन हमने किया है वो आपको बताना है। तो जब आप 15 के बाद के परिवर्तन बताएंगे तो अपने आप एक्सप्लेन कर देंगे द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडिया जीडीपी बिफोर 15 एंड आफ्टर 15। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि 2015 के बाद जीडीपी को कैलकुलेट करने में क्या क्या चेंजेस आए। तो आप देखेंगे 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट बनी तो जीडीपी को कैलकुलेट करने में कुछ चीज़ें चेंज की गई। उन्हीं चीज़ों को आपको अपने आंसर में लिखना है और उसी पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम फर्स्ट चेंज की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आप चेंज देखेंगे, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। भारत सरकार ने जीडीपी के साथ साथ जीवीए भी निकालना शुरू किया सेक्टर वाइज। अब आप अपने आंसर में जीवीए को एक्सप्लेन करिए कि जीवीए क्या होता है और जीवीए हमने क्यों निकालना शुरू, इन शॉर्ट, क्योंकि 150 वर्ड लिमिट है, इसको आप ध्यान रखिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चेंज और क्या हुआ, दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू बेस ईयर, और यू कैन से न्यू बेस सीरीज। हम नई बेस सीरीज लेकर के आए 2011-2012, हमने अपना बेस ईयर चेंज किया। अब आप यहाँ पर लिखिए कि द चेंज इन बेस ईयर, हमने अपना बेस ईयर परिवर्तित किया कि हमारा बेस ईयर क्या होगा। ये बेस ईयर चेंज करने से हमने जीडीपी के कैलकुलेशन में हमने चेंज किया। तो आपने जीवीए इंट्रोड्यूस किया, हमने बेस ईयर नया चेंज किया। तीसरा इंपॉर्टेंट आप एक बहुत चेंज देखेंगे, दैट वाज अ न्यू सीरीज वाज अनाउंस्ड टू कैलकुलेट जीडीपी, और यू कैन से दैट अ न्यू डेटाबेस, एक नया डाटाबेस सीरीज हम लेकर के आए, एक नया डाटा बेस सीरीज इंट्रोड्यूस हुआ
दैट इज नोन एज मैक 21। 21 एक यूनिक नंबर दिया गया था और मैक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है। तो एक नया हम डाटाबेस लेकर के आते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर्स का नया हम डाटाबेस बना सकें। A new data series, or you can say a new database, was introduced for the organized private sector known as MAC 21. The new method is strategically more robust since it estimates more indicators such as consumption, employment, and the performance of enterprises and incorporate factors that are more responsive to current change. 2015 के बाद हमने बहुत सारे और चीज़ों को कैलकुलेट करना या उस पर फोकस करना ज़्यादा शुरू किया, जैसे फॉर एग्जांपल कंजम्पशन एंड ऑल, प्राइवेट कंजम्पशन वगैरह। और करंट चेंजेस को लेकर के हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिव दिखते हैं 2015। 2015 के बाद जीडीपी को कैलकुलेट करने में ये सारी चीज़ें चेंज की गई। इन्हीं सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना है कि 15 से पहले हमें ये सारी चीज़ें नहीं दिखती। 15 के बाद हम देखते हैं कि भारत सरकार जीवीए निकालती है, हमने अपना बेस ईयर चेंज किया, हम नया डाटा बेस सीरीज लेकर के आए मैक 21। इंडियन गवर्नमेंट बिकेम मोर रिस्पॉन्सिव टू करंट चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल लाइक प्राइवेट कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल। इन सारी चीज़ों पर हमने फोकस करना शुरू किया। प्लस हमने हर एक सेक्टर का परफॉर्मेंस चेक करना शुरू किया। तो ये जीडीपी को कैलकुलेट करने में कुछ नई चीज़ें निकल के आती। इन्हीं चीज़ों को आपको अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करते हुए लिखना है और फिर फाइनली आपको कंक्लूड कर देना अपने आंसर को। आप कंक्लूजन में जब आप अपना आंसर लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे आप, तो आप जीडीपी की अगेन डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। अब आप कंक्लूड करेंगे कि कैसे हम जीडीपी में और रिफॉर्म्स करें जिससे कि हम आगे अपने जो हमारा टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको हम अचीव कर सकें। व्हाट मोर नीड्स टू बी डन टू अचीव दैट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट। तो अब आप जब इस तरीके से अपने आंसर को लिखेंगे तो आप प्रूफ करेंगे उन डिफरेंसेस को जो 15 के बाद जीडीपी को कैलकुलेट करने में निकालेगा। तो ये जो क्वेश्चन आया था बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पॉइंट्स में चीज़ें हैं, उन्हीं पॉइंट्स को आपको इलेबोरेट कर देना है अपने आंसर में कि हमने किस तरीके से वो चेंज। क्लियर? आई होप समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। अब आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ दिस बजट। सो सिंपल, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट पे डिफरेंस क्रिएट करना है आपको और आपको दोनों के कंपोनेंट्स बता देने। वेरी सिंपल। अब आप अगर चाहें तो इसको आप फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर सकते, उससे एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा, यू विल गेट मोर एंड मोर मार्क्स। और नहीं तो फिर डायरेक्ट तो आप लिख ही सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को लिखना है, अगेन स्टार्ट योर आंसर विद द डेफिनेशन ऑफ बजट, दैट व्हाट इज बजट। तो बजट इज नथिंग बट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज द फाइनेंशियल एस्टिमेशन of income and expenditure having two components, receipt and expenditure। लेकिन आप देखेंगे कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बजट को चेंज करने में या बजट के फॉर्मेटिंग में बहुत सारे चेंजेस। अब जब हम बजट बनाते हैं तो प्रेजेंट बजट को जब बनाया जाता है तो उसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। वन इज द कैपिटल बजट एंड सेकेंड इज द रेवेन्यू बजट। नाउ व्हाट इज कैपिटल बजट एंड व्हाट इज रेवेन्यू बजट? अब आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना। तो कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, तो जस्ट राइट डाउन व्हाट इज कैपिटल बजट। नाउ व्हाट इज कैपिटल बजट? तो कैपिटल बजट कंप्राइजेस कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर।
कैपिटल बजट के क्या क्या पार्ट होंगे? दो पार्ट होंगे कैपिटल बजट के। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, ऐसे रेवेन्यू बजट के दो पार्ट होते हैं, एक होगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए, ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए। द कैपिटल बजट कंप्राइजेस capital receipt and capital expenditure. Revenue budget comprises revenue receipt and revenue expenditure. Now what is revenue receipt and revenue expenditure? Just define revenue receipt and define revenue expenditure. Now while defining revenue receipt and revenue expenditure, give examples. की परिभाषा देते समय इसके उदाहरण दीजिए आप कि रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है। ऐसे कैपिटल रिसिप्ट जब आप बताएंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप बताएंगे तो इसके एग्जाम्पल्स पे चलिए। एग्जामिनर ने आपसे यही पूछा हुआ है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट में, और उसके बाद आपको कंपोनेंट्स बताने हैं, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ दीज बजट्स। तो दोनों के कंपोनेंट्स बताने। कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट मीन्स एग्जाम्पल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू रिसिप्ट कंपोनेंट क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट का कंपोनेंट है जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स एंड नॉन टैक्स। तो गिव एग्जांपल टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, नॉन टैक्स में क्या? फाइन, पेनल्टी, चालान, ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बताइए, सरकार पैसा कहाँ खर्च कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, इसको आप एक्सप्लेन करें विद एग्जाम्पल्स। ऐसे कैपिटल रिसिप्ट है, इसको एक्सप्लेन करिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको एक्सप्लेन करिए विद एग्जाम्पल। पूरा आपका आंसर हो गया 151। विथ फ्लो चार्ट अपने आंसर को और अच्छा प्रेजेंट कर। क्लियर यहाँ तक? ये एक क्वेश्चन है आपका, स्ट्रेट अवे नोट्स से हेल्प हो जाएगी आपकी। अगर आप नोट्स देखेंगे, क्लास नोट्स देखेंगे, तो बच्चे जो क्लास के इस बार दे रहे हैं एग्जाम, उन्होंने बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने क्लास में इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया हुआ विद इस तरीके से आपका ये होगा। Now moving forward, so next question, how did land reforms in some part of country help to improve the socio-economic conditions of marginal and small farmers? ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे हाउ डिड लैंड रिफॉर्म, अब यहाँ पे आपको लैंड रिफॉर्म को एनालाइज करना। हाउ डिड लैंड रिफॉर्म in some part of the country helps to improve the socio-economic condition of the marginal and small farmer. Improve the socio-economical condition of the farmers. क्लियर? अब आपने आंसर को लिखना है। आपके आंसर के देखिए कंपोनेंट्स क्या हो गया। पहला कंपोनेंट हो गया व्हाट वाज लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म क्या था, और इसका इम्प्लीकेशन ऑन फार्मर्स। क्या इम्प्लीकेशन? सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है, तो अपने आंसर में आप पहले बताइए लैंड रिफॉर्म क्या होता है। व्हाट इज लैंड रिफॉर्म, इंट्रोड्यूस करिए। लैंड रिफॉर्म क्यों लाया गया, व्हाई लैंड रिफॉर्म। ठीक, तो व्हाट इज लैंड रिफॉर्म एक लाइन में, फिर व्हाई लैंड रिफॉर्म एक लाइन में। लैंड रिफॉर्म के कंपोनेंट्स क्या क्या थे उनको आप एक्सप्लेन करें पॉइंट्स में। फॉर एग्जाम्पल लैंड रिफॉर्म स्टैंड्स फॉर एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो बिचौलिए थे उनकी समाप्ति लैंड रिफॉर्म का एक ऑब्जेक्टिव था। टेनेंसी रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म स्टैंड्स फॉर टेनेंसी रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म स्टैंड्स फॉर फिक्सिंग सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स पर सीलिंग को फिक्स कर देना। एंड फोर्थ, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जो लैंड होल्डिंग्स है उनको कंसोलिडेट करना। ये सारे इसके पिलर्स थे, फैक्टर्स थे। So what is land reform, why land reform and these pillars. So this is your introduction. अब अपने आंसर को आप कोरिलेट करिए, अटैच करिए। कैसे? इसका यूज दिखाइए। यूज इम्प्लीकेशन कैसे दिखाएंगे या क्या इम्प्लीकेशन दिखाएंगे आप। एग्जामिनर ने पूछा है कि लैंड रिफॉर्म का किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा सामाजिक आर्थिक रूप से। तो सामाजिक आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा? सशक्त हुए। कैसे?
इंटरमीडियरीज एबॉलिश हो गए। तो इंटरमीडियरीज एबॉलिश हो गए तो बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे राज्यों में किसानों को अपने ज़मीन पर मालिकाना हक मिल गया। मालिकाना हक मिला तो उनकी खेती बढ़ी, उनकी खेती बढ़ गई तो उनकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ी तो उनका सामाजिक स्तर बढ़ा, तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी इम्प्रूव हो गई। तो लैंड रिफॉर्म ने कई स्टेट्स में, नंबर ऑफ एरियाज में फार्मर्स का सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किया। यू हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स कि कैसे लैंड रिफॉर्म ने इन्हें सशक्त किया। खेती में हेल्प हुई, आमदनी बढ़ी, सामाजिक स्तर बढ़ा इनका, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा इनका, और बहुत सारे राइट्स इनको मिले। जब आप सोशियो अपलिफ्ट होंगे, इकोनॉमिकल अपलिफ्ट होंगे तो आप पॉलिटिकली भी एम्पावर्ड होते हैं। तो किसानों को, छोटे और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे और हमारे जो सीमांत किसान हैं, उनका सशक्तिकरण लैंड रिफॉर्म ने किया। लेकिन अब लैंड रिफॉर्म ने क्या 100% किया? नहीं, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो आप अपने आंसर में फिर बताइए क्या किया जाए, व्हाट शुड बी वे अहेड। लैंड रिफॉर्म ने बिल्कुल इनकी कंडीशन को सुधारा, इसीलिए हम लैंड रिफॉर्म लेकर के आए, क्योंकि लैंड रिफॉर्म ब्रिटिशर्स के टाइम में आप देखेंगे, अंग्रेजों के समय, तो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा होता था। तो अंग्रेजों के समय, उस समय हमारे देश में कोई लैंड रिफॉर्म एज सच नहीं हुआ। अंग्रेजों के समय जो भी लैंड पॉलिसीज थी, दे वर ऑल एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। तो बहुत सारे आंदोलन भी चले ब्रिटिशर्स के टाइम पर। आज़ादी के बाद हमने लैंड रिफॉर्म किया नेहरू जी के प्राइम मिनिस्टरशिप में। आप देखेंगे भूदान आंदोलन भी हमारे देश में चला, दैट वाज अ मूव फॉर लैंड रिफॉर्म। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अंग्रेजों के समय आप देखिए परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, ज़मींदारी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट, ये सब बेसिकली फार्मर्स के एक्सप्लॉयटेटिव टूल्स हुआ करते थे। किसानों का शोषण होता था इन सारे टूल से। आज़ादी के बाद हमने ये सब चीज़ें अबॉलिश की, ख़त्म की। टैक्स स्ट्रक्चर हमने इनके लिए बहुत फ्रेंडली किया, किसानों पर टैक्स नहीं लगेगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा फार्मर्स का। तो आज़ादी के बाद हमने अपनी पॉलिसीज़ को वेलफेयर पॉलिसी बनाया। लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी भी लेकर के आए, वो भी वेलफेयर के लिए थी। तो बहुत हद तक लैंड रिफॉर्म ने फार्मर्स का एम्पावरमेंट किया, अपलिफ्टमेंट किया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। क्यों? क्योंकि स्टिल आप देखेंगे आज भी हमारे देश में फार्मर्स के सामने नंबर ऑफ चैलेंजेस हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज लैंड का है। तो आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में हमें और भी बहुत कुछ करना है। तो व्हेन यू आर एंडिंग योर आंसर, जब आप अपने आंसर को एंड कर रहे हैं, तो आप अपने आंसर में वे अहेड बताएंगे, आगे की राह बताइए, गवर्नमेंट को सजेस्ट करिए कि और क्या बेहतर किया जाए, जिससे कि हमारे देश में जहाँ भी फार्मर्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहाँ वो और डेवलप हो। ठीक, तब आपका ये आंसर पूरा क्लियर यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The next question is, do you agree that the Indian economy has recently experienced V-shaped recovery? Give support in your answer. बहुत सिंपल सा आंसर है ये, 250 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने वी शेप की रिकवरी देखी है? अपने आंसर के समर्थन में कुछ पॉइंट्स लिखें। नाउ दिस क्वेश्चन इज करंट ओरिएंटेड। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, भारत सरकार लगातार कह रही दैट इंडिया विल विटनेस वी शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी। नाउ व्हाट इज दिस वी शेप रिकवरी? तो आप सबसे पहले बताएं, अपने आंसर को शुरू करें कोविड-19 पैंडमिक से, लॉकडाउन से, कि लॉकडाउन की वजह से हमारे देश में जो रिसेशन का माहौल रहा, जीडीपी में डिप देखा गया, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ गिर गई थी जब इंडियन इकोनॉमी अनलॉक हुई। आफ्टर दैट द इकोनॉमिक सर्वे, द बजट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, they all suggested or they all came up that the Indian economy will recover in V-shaped recovery, or Indian economy will witness the V-shaped recovery. Now what is V-shaped recovery? V-shaped recovery का मतलब होता है
जितनी तेजी से आप गिरेंगे उतनी ही तेजी से आप उठेंगे। तो आपके गिरने और उठने के बीच में जो टाइम होगा वो बहुत मिनिमम होगा। आपकी इकोनॉमी गिरी 2020 में, 2020 में क्यों गिर गई? जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन। अब भारत सरकार के नंबर ऑफ एफर्ट्स इसके रिकवरी के लिए, एंड द रिजल्ट ऑफ दोज एफर्ट्स विल बी वेरी क्विक। तो बहुत क्विक होंगे तो आप बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो दिस इज रिकवरी। ये जो रिकवरी का शेप है दैट इज वी शेप रिकवरी। तो यहाँ पर जो ये टाइम प्रोसेस होगा, टाइम कंज्यूम होगा इन रिकवरिंग, वो बहुत मिनिमम होगा। तो इसीलिए आप वी शेप की रिकवरी लेंगे, ना कि यू की या एल की या डब्ल्यू की। तो नंबर ऑफ रिकवरीज होती हैं इकोनॉमी में। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन माय क्लास, पेड लेक्चर्स में, क्लासरूम में हमने इसको भी डिस्कस किया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकवरीज क्या होती हैं, वी शेप रिकवरी हम क्यों कह रहे हैं। तो भारत सरकार का मानना था कि हम वी शेप रिकवरी में हम रिकवर करेंगे। तो अपने आंसर में आप ऐसे लिखिए कि क्या रीज़न था, क्यों हम गिरे, वहाँ से शुरुआत करिए, बैकग्राउंड वहाँ से लीजिए। अब इकोनॉमी गिरी तो रिकवर भी करेंगे। तो रिकवर हम यू शेप में भी कर सकते थे, रिकवर हम एल में भी, रिकवर हम जेड में भी, रिकवर हम डब्ल्यू में भी, और रिकवर हम वी में भी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हम वी शेप में रिकवर करेंगे। तो वी शेप रिकवरी बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें क्विक रिकवर होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ एफर्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि आपको सपोर्ट करना है ना। तो आप कैसे लिखेंगे? क्या आप सहमत हैं कि अर्थव्यवस्था ने वी शेप रिकवरी देखी? तो आप देखेंगे कि ये डिबेटेबल इशू हो गया है। गवर्नमेंट और इकोनॉमिक सर्वे हमारा कहता है दैट इंडिया हैज़ विटनेस्ड और इंडिया विल विटनेस वी शेप रिकवरी। तो नंबर ऑफ ऐसे सेक्टर्स हैं हमारे देश में जिन्होंने बहुत अच्छा रिकवर किया आफ्टर दैट पैंडमिक। इंडस्ट्री सेक्टर को आप देखेंगे या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप देखेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को आप देखेंगे, तो सरकार के एफर्ट्स की वजह से इसमें रिकवरी हमें दिखती है। जो डाउनफॉल रहा उससे हम रिकवर हुए। ऑन दी अदर हैंड आप देखेंगे कि बहुत ऐसे भी सेक्टर्स हैं जो आज भी रिकवरी नहीं हो पाई है, जैसे सर्विस सेक्टर। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो आज भी हमारे देश में दे आर स्ट्रगलिंग टू रिकवर। इसीलिए ये एक डिबेट का इशू हो गया कि वेदर इंडियन इकोनॉमी हैज़ विटनेस्ड वी शेप रिकवरी और नॉट। तो आप अपने आंसर में हाँ या ना नहीं कहेंगे, आप बताएंगे कि हाँ वी शेप रिकवरी सरकार ने बोली, सरकार ने प्रयास भी किया, बहुत सारे सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, बट अभी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे सर्विस सेक्टर जहाँ पे ये स्ट्रगल हो रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी शेप रिकवरी के लिए क्यों कह रही थी? सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिससे गवर्नमेंट को पता है कि वी शेप रिकवरी हमें मिलेगी। अब आप उन एफर्ट्स को डालेंगे, उन चीज़ों को डालेंगे जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल आत्मनिर्भर भारत अभियान, डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस। सरकार का आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसको आप मेंशन करिए। प्राइम मिनिस्टर ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आफ्टर कोविड या कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के समय जो जो एफर्ट्स बनाए या जो जो अनाउंसमेंट किया, आप उसको मेंशन करिए। जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में हमने क्रेडिट देने के लिए बोला, स्पेशली एमएसएमईज़ को, जिससे कि एमएसएमईज़ में जो लॉकडाउन का ड्रॉबैक है या जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो कम हो सके। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसके बाद प्रधानमंत्री की बहुत सारी स्कीम्स चली, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हमने योजना चलाई, 10,000 रुपये का उनको हमने लोन दिया। तो आप इस तरीके से कुछ एफर्ट्स डालिए। प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन के बारे में लिखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करने के लिए करीब सरकार ने बोला। तो गवर्नमेंट ने जो कुछ भी इधर एक दो सालों में इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए किया, बैंकिंग को हमने रिकैपिटलाइज किया, बैंकिंग में हमने पैसा इन्फ्यूज़ किया। इस तरीके से आरबीआई बहुत सारे स्टेप्स लेके आए, जैसे एलटीआरओ, टीएलटीआरओ हम लेकर के आए बैंकिंग को क्रेडिट देने के लिए। तो इन सारे एफर्ट्स को आप मेंशन करेंगे, तब आप ये प्रूफ करेंगे कि हाँ भारत में वी शेप रिकवरी की बात हो रही थी या वी शेप रिकवरी की तरफ हम मूव कर रहे थे। ये एग्जामिनर आपसे ये चीज़ जानना चाहता कि जो गवर्नमेंट ने बोला वी शेप रिकवरी के लिए, उन एफर्ट्स के बारे में क्या आपको पता है कि नहीं? तब आप बताएंगे कि हाँ इन एफर्ट्स की वजह से बिल्कुल भारत शेप रिकवरी
की तरफ हम मूव कर रहे हैं कि हम वी शेप रिकवरी देखेंगे, जितनी तेजी से गिरे उतनी तेजी से हम उठेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर is essential for more rapid and inclusive economic growth. Discuss in the light of India's experience. 250 words में लिखना है। ये क्वेश्चन बेसिकली रिलेटेड है कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर रैपिड ग्रोथ एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। वेरी सिंपल। इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व ग्रोथ में, यह आपको शो करना है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट ना, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है भारत सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। प्रेजेंट गवर्नमेंट का पूरा कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम फोकस इज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का विकास करना। तो आधारभूत संरचना के विकास करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। उस चीज को आपको जोड़ देना है ग्रोथ फॉर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे फॉर एग्जांपल आंसर को इंट्रोड्यूस करिए विद इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नोन एज इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आधारभूत संरचना लाइफलाइन होती है देश के विकास की। अगर आप इसका विकास नहीं करेंगे तो देश में कभी विकास नहीं होगा। इसीलिए सरकारें वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा फोकस करती हैं। भारत सरकार ने भी यही काम किया। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। मेंशन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में लिखिए। पहले अपने आंसर को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखिए। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट का ही प्रोग्राम है। नाउ मेंशन दिस कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जो गवर्नमेंट का अच्छा खासा बजट है दैट इज रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री गति शक्ति, तो प्रधानमंत्री गति शक्ति अभियान जो ये पोर्टल बना, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन हो मिनिस्ट्रीज के बीच में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे देश, उसमें निवेश करने के लिए, तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश करती है उसका फायदा कैसे इकोनॉमी को मिलेगा, ये आपको लिखना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो ग्रोथ होगी। अब कैसे ग्रोथ होगी? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा तो मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड। अधिक से अधिक नौकरियां मिलेंगी, लोगों को बेहतर सेवा मिलेगी, सर्विस मिलेगी, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, लोगों का जीवन जीने का जो ईज ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होगा। देश में ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा, देश में जो आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है वो कम हो जाएगी, लॉजिस्टिक ईजी हो जाएगा, कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के आप एग्जाम्पल्स ओपन कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, रोड्स हैं। बट क्योंकि एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं पूछा है उसने हमसे, तो हमको जस्ट रेफरेंस देते हुए निकलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रोड में तो रिसेंटली जो एक्सप्रेसवे बने हैं उनको आप एग्जांपल में कोट कर सकते हैं। मेरठ एक्सप्रेसवे, चारधाम एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी में बना, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है, इसको आप कर सकते हैं। हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है। टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोविड के टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, वेदर दैट इज इकोनॉमिक और सोशल। तो गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्रोथ होगी, नो डाउट अबाउट दैट। तो इनको रिलेट योर आंसर
विद द इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ अगर आपको पानी है, $5 ट्रिलियन की ग्रोथ आपको अचीव करनी है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट आता है, निवेश आएगा, निवेश आएगा तो उससे और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमारे देश में बढ़ेंगे। राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स, कोरिलेट योर आंसर, कैसे इस तरीके से चीज़ें होंगी। इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ हम बढ़ेंगे, पूरे समाज का हम समावेशन कर सकेंगे, सबका साथ, सबका विकास हो पाएगा। तो इंक्लूसिव ग्रोथ हमें चाहिए। तो इंक्लूसिव ग्रोथ में मतलब क्या, हम सोसाइटी के सभी वर्ग को शामिल करें, सबको शामिल करें। जब देश विकास करेगा, प्रगति करेगा, तो ऑब्वियसली बात है उसका बेनिफिट सबको पहुंचेगा। तो इन्वेस्टमेंट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए गवर्नमेंट लगातार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ आप लिखिए, जिसमें सबसे एक्सीलेंट एग्जांपल है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसको आप लेकर के आए, इसको आप लिखिए। प्रधानमंत्री गति शक्ति को आप लिखें। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी हम लेकर के आए थे, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है, जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट आया। ये सारी चीज़ें आप लिखें कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट से हम रैपिड और इंक्लूसिव ग्रोथ को पा पाएंगे। यही आपको अपने आंसर में लिखना। ये भी एक आंसर आपका बहुत सिंपल है, और इस टॉपिक को भी हमने क्लास में डिस्कस किया है, और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि ये भी क्वेश्चन जो है स्ट्रेट अवे हमारे नोट से को मिला है फ्रेंड्स को, तो उनको बड़ा इजी फील हुआ इकोनॉमी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो एक और क्वेश्चन आया है, ये भी स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है आपका। What is the question? What are the salient features of the National Food Security Act 2013? How has the Food Security Bill helped in eliminating hunger and malnourished in India? It's also very simple. एक क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, और दूसरा है फूड सिक्योरिटी बिल, तब यही कैसे इसने भारत में हंगर, भूखमरी और मैल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर। पहला पार्ट है व्हाट आर दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। स्टार्ट योर आंसर डायरेक्ट विद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। क्लियर? आप चाहें तो आप डायरेक्ट इसी के प्रोविजन से शुरू कर सकते हैं, या आप इससे भी शुरू कर सकते हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा जो है, फूड सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा से एक प्रॉब्लम रही हमारे देश में फूड सिक्योरिटी, क्योंकि आप भारत में हंगर, मैल नरिशमेंट, कुपोषण, ये सारी समस्याएं एग्जिस्ट करती हैं, आज भी पाई जाती हैं। तो हमने 2013 में एक कानून पास किया पार्लियामेंट से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसमें हमने राइट टू फूड को फंडामेंटल राइट बना दिया। भोजन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अब भोजन का अधिकार मौलिक अधिकार, इसका मतलब है राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को भोजन दे जिन्हें नहीं मिल पाता। तो हमने पार्लियामेंट से कानून पास किया। इसकी कुछ बातें हैं, मोटी मोटी बातों को आप लिखें, ऑब्जेक्टिव लिखिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर मोटी मोटी बातें आप लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस तरीके से आपने आंसर की शुरुआत करिए। इट कैरीज, ये जो कानून है, इट कैरीज 75% रूरल पॉपुलेशन एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन। 75% रूरल जनसंख्या को ये कवर करता है, 50% अर्बन जनसंख्या को। दूसरा प्रावधान, फिर आप बताइए इसमें क्या है। इसमें 5 किलो 5 kg ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ दिया जाता है एट सब्सिडाइज रेट। सब्सिडाइज रेट एट ₹3 पर kg, 2 पर kg, 1 पर kg फॉर राइस, व्हीट एंड कोर्स, समझ रहे, मिलेट, बाजरा वगैरह। ₹3 पर kg राइस, चावल, ₹2 पर kg गेहूं, और ₹1 पर kg है कोर्स ग्रेन, मोटे अनाज।
ये प्रोविजंस है, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना के जो हाउस होल्ड्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे टू रिसीव 35 kg ऑफ फूड ग्रेन पर हाउस होल्ड पर मंथ। तो ऑल दीज आर दी प्रोविजंस। तो पहला पार्ट जो है इसका सेलियंट फीचर्स से है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, डायरेक्टली स्ट्रेट राइट डाउन इन पॉइंट्स व्हाट आर दी सेलियंट फीचर्स, बट स्टार्ट योर आंसर विद द पर्पस ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। हम क्यों लेके आए, वाई, व्हाट वाज द नीड टू ब्रिंग दिस एक्ट। तो जस्ट मेंशन फ्यू लाइंस इन द बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि में कुछ बैकग्राउंड बनाइए कि ये कारण थे, इसकी वजह से हम ये कानून लेकर के आते हैं जिसमें मुख्य बातें ये बातें कही गई। नाउ चेंज योर पैरा। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। हाउ हैज द फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड मैल नरिशमेंट। कैसे इस बिल ने, इस कानून ने भूखमरी और कुपोषण की समस्या को दूर किया है। तो भूखमरी और कुपोषण की समस्या को दूर किया। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। आपको ये बताना पड़ेगा कि भारत में पहले जो है भूखमरी और कुपोषण की समस्या क्या थी, इस समय क्या हो गई। इस कानून के बन जाने से सरकारें बाध्य हो गई अपने जनसंख्या को, गरीब जनसंख्या को भोजन देने के लिए, अच्छा अनाज देने के लिए। बच्चों को मिड डे मील योजना मिलता है स्कूलों में। हॉस्पिटल्स वगैरह में आप देखेंगे तो जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उनको गवर्नमेंट जो है फूड ग्रेन प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से इसने एक मेजर नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कवर कर रखा है, बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में। तो बहुत तक हमने अपने देश से कुपोषण की और भूखमरी की समस्या को समाप्त किया है, खत्म। अब अपने आंसर को आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा विद फ्यू फैक्ट्स। यहाँ पे आपको फैक्ट्स डालने पड़ेंगे, तब आप अपने आंसर को पूरा कर पाएंगे। फिर आप कंक्लूड करेंगे। तो जब आप कंक्लूड करेंगे तो एब्रप्ट कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। अब आप वन साइडेड नहीं हो सकते, क्योंकि आज भी हमारे देश में कुपोषण की और हंगर की प्रॉब्लम पाई जाती है। तब फिर आप अपने आंसर में बताएं एट द एंड, लास्ट में, कि जो कानून आया था, इस कानून ने बहुत हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बट देयर इज अ लॉन्ग जर्नी टू गो। आज भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो अब एक दो सोल्यूशंस बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल मोर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिमूवल ऑफ करप्शन, पॉलिटिकल विल पावर इज रिक्वायर्ड, ब्यूरोक्रेटिक विल पावर इज रिक्वायर्ड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आधार से जोड़ना, डिजिटल बनना। इन सारी चीज़ों से हम इस कानून को, इस अधिकार को और अच्छे तरह से लागू कर पाएंगे, जिससे हम अपने देश में कुपोषण और भूखमरी की समस्या को और बेहतर ढंग से दूर कर पाएंगे, उससे निपट पाएंगे। क्योंकि आज भी ये समस्या हमारे देश में बनी पाई जाती है। नो डाउट कि हमने बहुत हद तक इस पर काबू पाया है इस कानून की वजह से, लेकिन अभी हमें और भी बहुत कुछ करना है। तब जब आप इन सारी चीज़ों को लिखेंगे, तब आपका आंसर जो होगा वो पूरा होगा। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा आपको कि कैसे हमको फॉर्मेटिंग करनी है अपने आंसर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन, एंड आई होप कि आपको समझ में आया। कोशिश करता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी स्टेट का एग्ज़ाम जो बच्चे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मेक बेस्ट, आपका भविष्य और उज्जवल हो, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू।